अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का वो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल और उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर को आज हम डिटेल में करने वाले हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं कि हम कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको आज पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम जो है वो प्रॉपरली लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल बना है वो किन किन स्टेजेस से बना है, जो पहले बने थे उनमें क्या ख़राबियाँ थी। और वैसे मैं आज आपको इस मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसकी भी 2-3 जो है ना वो डिफेक्ट्स बता दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है पर डिफेक्ट्स तो डिफेक्ट्स ही होते हैं, मतलब उनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, वो इस तरह से भी चल सकता है पर उसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। और वैसे भी साइंस मानती है कि इम्प्रूवमेंट की जगह रहती ही है। खैर आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद जो हमने बात करनी है वो बात करनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स की, ग्रुप्स की और पीरियोडिक लॉ क्या होता है। उसके अलावा जब ग्रुप और पीरियड की जब हम डिटेल में बात करेंगे तो उसी के साथ हम बात कर लेंगे ब्लॉक्स की, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको भी अच्छे से थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा बाद में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर फैमिलीज़ है ना, वो भी अभी फैमिलीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम इस जब पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लेंगे, जब हमें उसकी समझ आ जाएगी, फिर हम अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और वो होगा एटॉमिक साइज़। और एटॉमिक साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगले जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो इससे रेलिवेंट हैं, इससे रिलेट करते हैं, किसी न किसी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट उनमें भी यूज़ होता है, स्पेशली जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो उसके बाद हम शील्डिंग इफ़ेक्ट भी देखेंगे। शील्डिंग इफ़ेक्ट के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, तरतीब से हम इनको भी देखेंगे जिस तरह से बुक ने इनको डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट पे ना मैंने आप सबको ये जो लास्ट के 5 टॉपिक्स हैं, एटॉमिक साइज़ है, शील्डिंग इफेक्ट है, नेगेटिविटी है, अफिनिटी है और आयनाइजेशन एनर्जी है, इन सब का डिफरेंस बताया हुआ है और इनका ट्रेंड भी बताया हुआ, ग्रुप में भी ट्रेंड बताया है, पीरियड में भी ट्रेंड बताया है। तो बच्चों आज के बाद आपको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा, बस आपने आज का लेक्चर पूरा देखना है। उसके अलावा मैं आज आपको इन जो ट्रेंड है ना इनके में इतनी आपको जस्ट ये टॉपिक करना है। मैं एटॉमिक साइज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, अगले सारे टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। लॉन्ग आए, शॉर्ट आए, एमसीक्यूज़ आए, आप वो सारे कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम इसकी जो है ना डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं कि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द टेबल वाज दैट इट प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट विच वर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल वर कॉल्ड द ग्रुप्स। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली अभी तो मॉडर्न की बात कर रहे हैं, इसके बाद हिस्ट्री शुरू करने लगे हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें जो बड़ी अच्छी बात थी वो ये थी कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं भी हुए थे उनकी भी जगह जो है ना या उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जगह छोड़ी गई और उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उनके ग्रुप्स और कॉलम्स बनाए गए। अब ग्रुप और कॉलम पर मैं आगे डिटेल में बात करूँगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट जनरली कंसिडर विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जी मतलब एटॉमिक नंबर है। तो बच्चों आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पहले उसने इंट्रोडक्शन कराया ना, इसलिए वो मॉडर्न वाले का करवा रहा है। तो वो जो आज का पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाया गया है आज का पीरियोडिक टेबल, उसके ऊपर बेस है। उससे पहले हम पहले देख लेते हैं कि शुरू में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए, कुछ स्टार्टिंग में क्या चीज़ें डिस्कवर हुई और किस तरह की चीज़ें, यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट स्टेप पर ही हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ गई थी। ऐसा तो नहीं है कि एच मोज़ले ने पहली दफ़ा एक मॉडल पेश किया और बिल्कुल 100% ठीक था। नहीं, उससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ केमिस्ट ने वो यानी कि टेबल बनाया होगा ना, या टेबल नहीं भी बनाया होगा, कोई ना कोई अरेंजमेंट की होगी। तो पहले उससे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स के बाद, काफ़ी डिफेक्ट्स को कम करने के बाद आज वाला जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास आया है। तो सबसे पहले डोबरनियर जो है उसने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ट्राइएड क्या होते हैं, वो कहते हैं ये जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक रिलेशनशिप। वो क्या था कि एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स, उनको ट्राइएड्स बोला गया। इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल, सेंट्रल बोलो मिडल बोलो, बात एक ही है, एलिमेंट हैड एटॉमिक मैस एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अब देखें बच्चों, जैसे कैल्शियम का 40 है, बेरियम का 137 है, इन दोनों को ऐड करते थे ना जब, तो जो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। अच्छा, एवरेज जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आप अपने मार्क्स की एवरेज भी निकालते हैं, मैथ का कॉन्सेप्ट है। एवरेज निकालने का तरीका होता है जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको ऐड कर लो और उनको ऐड करने के बाद
उनके नंबर यानी कि n से कितने हैं, 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 चीज़ें तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज निकालना है। अब हम 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो 2 एलिमेंट्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 से ही करेंगे, तो उनको एटॉमिक नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे सम करके, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो मिडल वाले का आता था। तो ये तो एक एग्जाम्पल दी है मैंने, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स रखी हैं। सबसे पहले देखें ये जो है ना लिथियम का, यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास है, उसको एटॉमिक वेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर की कहानी बाद में आएगी। वैसे मॉडर्न फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर पर है, तो आपने ये याद रखना अभी एटॉमिक मास की बात हो रही है या एटॉमिक वेट की बात हो रही है, दोनों को सेम रखते हैं केमिस्ट्री में हम, तो कोई डिफरेंस नहीं है। वो फिजिक्स में तो मास में और वेट में डिफरेंस है। बाय द वे मैं फिजिक्स के भी चैप्टर्स कुछ करवा चुका हूँ और आपका वो वेट मास वाला कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया हुआ है, वो आता है बेसिकली 3rd चैप्टर में। अच्छा, अब जो लिथियम है उसका 7 है एटॉमिक वेट, सोडियम का 23 है और पोटाशियम का 39 है। ये एक उसका ट्राईएड बना था। अब देखें पहले और तीसरे का एटॉमिक जो है ना वेट को मैंने ऐड किया यहाँ पे, वो जब 2 से डिवाइड हुआ तो उसका आंसर आया 23। देख लें पहले का और तीसरे का जो एवरेज निकला वो दरमियान वाला निकला। ये एक रिलेशन उसने फाइंड किया था डोबरनियर ने। उसके बाद नेक्स्ट वाले 2 और देख लें, जब 40 को और 137 को ऐड किया, ये वाली जो है हमारे पास एग्जाम्पल बुक भी कोट करती है, टेक्स्ट बुक। तो इन दोनों को जब डिवाइड किया ऐड करके, यानी कि इनका जब एवरेज निकाला तो वो ऑलमोस्ट लगभग हमारे पास दरमियान वाला एलिमेंट निकल आया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो भी आपको जो आसान लगे इनमें से आपने वो कर लेनी है, तीनों ही ठीक है। तो ये दोनों को ऐड किया और जो आंसर आया वो आया 81 के करीब, 81 से थोड़ा सा ऊपर, और हमारे दरमियान वाला एलिमेंट क्या है 80 है उसका एटॉमिक मास। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ एलिमेंट्स ही थे ना, बहुत ज़्यादा के लिए तो ये ठीक नहीं रहेगा, चंद एक के लिए ये ठीक था और 100% ठीक भी नहीं था, पर ये एक रिलेशन तो है ना। शुरू में तो ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी सब केमिस्ट को, और जो जितने भी लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे थे उनको तो बहुत ठीक लगा होगा ना ये कि यार ये बड़ा यूनिक सा एक हमने जो है रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है, हमने नहीं डोबरनियर ने। तो फिर अब हमारे पास ये इस कॉन्सेप्ट के बाद जो कॉन्सेप्ट आता, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बता देता हूँ क्या था। ये कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम 3-3 का ग्रुप बनाएं, ख़ास 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाएं, कोई ख़ास होंगे वो ऐसा, उनमें से पहला और तीसरा उन दोनों का एवरेज अगर एटॉमिक मास निकाला जाए तो दरमियान वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था ट्राइएड्स का। नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स का जो है ना वो दिया कॉन्सेप्ट था। ये ब्रिटिश केमिस्ट थे और इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की, इन्होंने की कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब उसमें क्या था, इन्होंने नोट किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ना हर 8वें एलिमेंट की, यानी कि जो नेक्स्ट वाला होगा ना 8 पूरे होने के बाद नेक्स्ट उसकी रिपीट हो रही हैं, और उनको किस तरह से उन्होंने अरेंज किया था एटॉमिक मास की बेस पे। तो वो कहते हैं रिपीटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की, यानी कि पहले ऐसे अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले की फिर इससे रिलेट कर रही हैं, ऐसे हर 8 वाले की इस तरह से रिलेशन इन्होंने फाइंड किया कि यार अगर एटॉमिक मास के बेस पर हम इनको अरेंज करते हैं तो होता ये है कि जो हर 8वां एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती हैं। तो ये किसी हद तक कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा ठीक था पहले वाले से। तो फिर उसके बाद कहता है हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अब इनके जो काम था ना वो ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हुआ, या उसको ज़्यादा शोहरत क्यों नहीं मिली थी और रिकॉग्नाइज ज़्यादा क्यों नहीं किया गया था, वो इसलिए कि इन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे ना उनके बारे में कोई बात नहीं की थी। अभी तक बेसिकली बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, आधे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, आधे से भी कम डिस्कवर हुए थे, तो बाकियों के लिए फिर क्या करना है। और उसके अलावा जो नोबल गैसेस थी वो भी उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इन्होंने उनकी जगह भी नहीं छोड़ी, इसलिए ये इसका डिफेक्ट था। और भी है लेकिन ये जो हमारी बुक डिस्कस करती है मोटे मोटा ये डिफेक्ट था। फिर आगे जो है ना मेंडलीव आए, और मेंडलीव ने ना पहली दफ़ा एक एटॉमिक जो है ना वो जो है पीरियोडिक लॉ पेश किया, और इन्होंने जो अरेंजमेंट की वो तो अरेंजमेंट तो एटॉमिक मास की ही बेस पे थी, वो उसमें तो चेंजेस नहीं हुई, बट तब तक ना 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे।
तो इन्होंने उस बेस पे की। तो ये एक रशियन केमिस्ट थे। तो सबसे पहले आप कह लें कि जिसने बंदे ने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना सबसे पहले, तो वो ये वाले थे। पहले वालों ने अरेंजमेंट की है, कुछ जुगाड़ लगाए हैं, पर पीरियोडिक टेबल प्रॉपरली जिस बंदे ने पहली दफ़ा बनाया था वो मेंडलीव्स थे। अब उसके बाद ये कहते हैं मेंडलीव अरेंज द नॉन एलिमेंट, यानी कि जो उस टाइम पे नॉन थे, जब उस टाइम जो डिस्कवर हो चुके थे, यानी कि 63 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज in horizontal rows called periods so that elements with similar properties were in the same vertical column। तो इन्होंने कॉलम भी बनाया, पीरियड्स भी बनाए, और फिर इन्होंने अरेंज बेसिकली पीरियड्स में किया, पर जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे ना वो सेम कॉलम में अरेंज हो गए एलिमेंट्स। उसके बाद वो कहते हैं जो इनका बेसिकली लॉ था, इनका जो पीरियोडिक लॉ था ना जो पीरियोडिक, वो ये था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इन्होंने फोकस किस पे किया? एटॉमिक मैसेज पे। और उसके बाद इनकी फेलियर क्या थी? वो कहते हैं हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है वो ये है कि भाई जो आइसोटोप्स है ना वो भी तो होते हैं। तो अब जब हमने एक जो एटॉमिक मैस के बेस पे अरेंजमेंट की है, तो आइसोटोप्स का क्या करें? जैसे कार्बन के ही 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13 और 14। कार्बन 12 होता है, फिर 13 होता है, फिर 14 होता है। अब उनको कहाँ रखें? 12th नंबर पर रखें, 13 नंबर पर रखें, 14 नंबर पर लिखें, कहाँ रखें, कहाँ पे उनके अरेंजमेंट क्या है? उनके लिए 3 जगह छोड़ें। तो ये बहुत अलग टाइप की चीज़ आ गई थी। तो ये इसको बेसिकली वो जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। इसी तरह से कुछ जो है ना एटॉमिक जो कुछ वो थे ना एलिमेंट्स, उनको एटॉमिक मैसेज जो थे ना वो भी रॉन्ग ऑर्डर में अरेंज हो गए थे। तो इसलिए इनकी भी ये कह लें आप फेलियर थी, या डिफेक्ट्स कह लें आप, इनके डिफेक्ट्स थे। लेकिन ये चीज़ इनको अभी भी क्रेडिट जाएगा, वो ये है, he was the creator of first version of periodic table of elements with help of the table। वो क्या किया उन्हें? he predicted the properties of the element yet to be discovered। जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इन्होंने उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी ना उनके बारे में बातचीत की, वो प्रिडिक्ट की, इन्होंने बताया, उन पेशेंट गोई की कि भाई ये हो सकता है। तो बाद में जो कि ठीक भी हुई काफ़ी हद तक। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट और आज की जो शक्ल हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ। वो क्या है? वो किसने पेश किया था? वो 1913 की बात है बच्चों। आज की डेट से अगर हम लगाएं तो तकरीबन 110-11 साल पहले की बात है। 110-11-12 साल पहले क्या हुआ था? तो वो ये कहते हैं एच मोज़ले ने डिस्कवर की नई प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो थी एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो चुका है ना, तो अब एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा। और फिर पीरियोडिक लॉ चेंज हो गया। क्या बना नया पीरियोडिक लॉ? वो कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब किस चीज़ पे फोकस किया गया है? एटॉमिक नंबर्स पर। और फिर कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। बच्चों आपने आज तक पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये आप सब ने पढ़ा होगा। लेकिन इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इक्वल होते हैं किस चीज़ के अंदर? एक न्यूट्रल एटम के अंदर। तो एटॉमिक नंबर के लिए आप चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लें चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लें, बात एक ही है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लेना देना है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस वाले के अंदर, तो उन्होंने फोकस इलेक्ट्रॉन्स पे किया है। पर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब न्यूट्रल एटम की बात हो रही है तो सेम मीनिंग रखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन रख लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होने वाला, बेसिकली एटॉमिक नंबर वही आएगा। अब कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो वो 6 उसमें अंदर प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहे बोलना है आप नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहे बोलें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ठीक है बात। यहाँ तक हमारी बात हो गई कि अब हम आ चुके हैं एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंजमेंट करने। अब जब हमने अरेंजमेंट की है और फिर एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस भी एटॉमिक नंबर ही है, इलेक्ट्रॉन्स की ही बेस पे की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जो है ना एक और चीज़ नोट कर लें, वो ये है, अच्छे से याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड इट इंक्रीज रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स्ड होता है।
कोई भी इस पूरी अर्थ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर किसी दूसरे एलिमेंट से मैच करता हो। एटॉमिक नंबर सबका यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पर कोई एटम मिला है ना, अब ये किस चीज़ का एटम है हमें नहीं पता चल रहा, तो हम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। हम जब एटॉमिक नंबर देख लेंगे तो हम पहचान लेंगे कि यार ये कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर लेट कर रहा हूँ मैं 6 है तो ये कार्बन है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो ये N है, सोडियम है। अगर 12 है तो ये मैग्नीशियम है, 13 है एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। आप कम से अच्छा जैसे आप 9th की स्टेज पे बता रहा हूँ बच्चों, आपको कम से कम पहले 18 एलिमेंट जो है ना ज़बानी याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। इनफैक्ट एटॉमिक मैस भी हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कम से कम एटॉमिक नंबर लाजमी याद कर लें। ये आपको बहुत, अगर आपने पहले 18 एलिमेंट याद कर लिए ना, आपको चीज़ें बहुत आसान लगने वाली हैं केमिस्ट्री में। तो वो करने भी हैं वैसे, क्योंकि दूसरे चैप्टर में आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है उसके लिए एटॉमिक नंबर वो बताता भी है, कभी कभी नहीं भी बताता, तो हमें करना पड़ता है। तो एटॉमिक नंबर लाजमी याद कर लें आप, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा इनका इंक्रीज करने का एक प्रॉपर तरीका है। ये एक एलिमेंट जो है उससे अगला एलिमेंट एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज, उससे अगला एक और एटॉमिक नंबर इंक्रीज, उससे अगला एक और एटॉमिक नंबर इंक्रीज, बड़ा रेगुलर वे में जो है ये इंक्रीज होता है। तो ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। यानी कि जो भी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पे बने थे और अब जो एटॉमिक नंबर की बेस पे हैं, तो एटॉमिक नंबर वाले ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बेस पे बने हुए हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास के कंपैरिजन में ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है, तो उसके आंसर में आप पॉइंट बना के लिखें, ज़्यादा अच्छी बात है। ये बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया। ए पॉइंट ये है, इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, मैं इसकी बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, मैं ये भी बता चुका हूँ। तो आपने ये 2 पॉइंट लिख देने हैं कि क्यों ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। उसके बाद भाई वो कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन लेट टू चेंज इन द मेंडल पीरियोडिक लॉ। हाँ, वो हमने देख लिया कि अब चेंज हो गया है। अब का जो पीरियोडिक लॉ है वो किस पे बेस्ड है, वो जो है हमारे पास बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। तो कहते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बात मैं कर चुका था, मैं अभी आपको बता भी दी है। उसके बाद कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स सच दैट एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कन्फिग्रेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब आ जाएगी बच्चों ग्रुप की और पीरियड्स की बात। तो फिर जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज थी ना, उनको सेम ग्रुप में रखा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लिथियम है, सोडियम है, उसके अलावा आप देख लें पोटाशियम है, ये तीनों मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ और भी हैं। जो है ये पूरा पहला पीरियड ही लिख दिया मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा इसमें। ओके, ये आर है। तो बेसिकली ये जो पीरियड है हमारे पास, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मिलती जुलती हैं। अब कैसे प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, इन सब के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सही है। तो ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं, ये पहला ग्रुप है। तो इस तरह से जिनकी प्रॉपर्टीज सेम, अब एक जब जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें जब इलेक्ट्रॉन ही एक है तो इसको निकालेंगे, तो ये कैटायन बनाने का ट्रेंड रखेंगे। ये मेटल्स हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज की मिलती जुलती है ना। ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगी फ़ौरन से। ये इतनी रिएक्टिव हैं कि हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, पानी से भी रिएक्ट कर जाती हैं। इंतहाई रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने लग जाऊँ आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, उनको सेम ग्रुप में रख लेता है। ये पॉइंट है मेरा समझाने का। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं, जिसको मॉडर्न जो है पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। उसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, पीरियोडिसिटी। इसका मतलब क्या है, अभी हमारे चैप्टर के नाम में भी ये यूज़ हुआ था ये वर्ड। तो इसका मतलब यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कुछ खास इंटरवल्स के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं, उनकी जो रिपीटिशन है प्रॉपर्टीज़ की, उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। आपने ये बच्चों याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि पीरियड क्या होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं।
वैसे तो इनके अलग अलग हेडिंग्स भी हैं, उनमें फर्दर डिटेल में बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से हम देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द पीरियड्स। द एलिमेंट इन पीरियड्स हैव कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बात ठीक है, और यानी कि ये भी मैं आपको पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है प्रॉपरली, मैं आपको उसे सारा दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या बातें हुई हैं हमारी। पहले एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं बच्चों। इसके अलावा मैंने जितनी चीज़ें आपको याद करनी है पूरी बुक में, तो सारी हाईलाइट कर दी हैं, तो आपको ये मसला नहीं होगा कि क्या आपने ये चीज़ याद करनी है, क्या याद नहीं करनी है। तो आपको मैंने निशान लगा दिए, आप वाला काम मैंने कर दिया, आपकी आसानी हो जाएगी। तो मैंने पूरे चैप्टर में इस तरह से कर दिया, तो उस चीज़ का आप टेंशन ना लीजिएगा। वो कहते हैं एज आ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। बच्चों अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो एलिमेंट्स है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, स्पेशली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तो चेंज होंगी ना। ये बात कर रहा है वो यहाँ पे। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। ये मैं इस पर भी थोड़ी बात करूंगा। मैं आज आपको बहुत प्यारा फैक्ट भी पता चलेगा एक हमारा पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा। मैंने अल्कली मेटल्स का तो आपको बता दिया था कि ये वो हैं जो पहले ग्रुप में होती हैं। नोबल गैसेज लास्ट वाला ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। 8वां ग्रुप बोल लो, 18 ग्रुप बोल लो, आपकी मर्जी है। ये मैं बताऊंगा कि 8 और 18 सेम क्यों बोल रहा हूँ मैं। आगे चीज़ें अभी देखते हैं, एक दफ़ा आपके सामने मैं बेसिक बातें क्लियर कर दूं, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो तो हो गई पीरियड्स पर। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द ग्रुप्स। जो हमारे पास वर्टिकल ऐसे इस तरह से जो हमारे पास थे कॉलम्स, उनको क्या बोला है हमने, उनको हमने ग्रुप बोला है। और वो टोटल कितने हैं, वो 1 से लेके 18 तक है। जो टोटल 18 है ना, मतलब तो हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू की, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 18 तक। अब वो कहते हैं बट द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैंने बताया था ना, पहला ग्रुप हो जिसको अल्कली मेटल बोलते हैं, सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर है। स्पेशली सिमिलर क्या है, वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर है, क्योंकि उनमें सेम इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अगर मैं इस तरफ से बात कर लूँ तो इस तरफ जो हमारे पास है ना 17 या 7th वाला ग्रुप, जिसके अंदर आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लास्ट वाला जो है वो ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट देते हैं। पहले 4 के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हेलोजेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी कि कौन सी, यानी कि वैलेंस शेल वाली, सब के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो ये आपने जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है। ये नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक चीज़ हाईलाइट की है मैंने, वो ये है इट इज़ द रीजन ड्यू टू विच द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो जाहिर सी बात है ना, प्रॉपर्टीज़ भी तो मिलेंगी ना। मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट के अंदर, आप गौर से सुने। अगर मैं बात कर रहा हूँ Na की, ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ पोटाशियम की, 2 मैं एलिमेंट लेता हूँ सिर्फ इधर से, उस तरफ से मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, और साथ ब्रोमीन रख लें, चाहे पहले वाला फ्लोरीन रख लें, कोई मसला नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ बस, ये बेसिकली 2 जो एलिमेंट मैंने पहले और ये दो एलिमेंट उठाए हैं, पहले वाले जो है ना ग्रुप 1 में से हैं, सही है। और ये वाला जो ग्रुप है ना, ये हमारे पास ग्रुप 7 है। अब जो पहले वाले एलिमेंट है ना, इन सब के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल की बात करूंगा जस्ट में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इन सब के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो ये है कि हम आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। तो ये जो पहले वाले हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेंगे, ये अपना एक निकाल देंगे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये केटाइन बनाते हैं, सही है। और कैटाइन कौन बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी किन के पास होती है, मेटल्स के पास होती है। उसके बाद ये जो 7 वाले हैं, ये एक एक्सेप्ट करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एनाइन बनाएंगे। और जो एनाइन बनाते हैं उनको हम, जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो बच्चों ये देखें ना, कितनी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। अब क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सही है। अगर मैं बात करता हूँ इधर सोडियम की, वो एक डोनेट करेगा, पोटाशियम की वो भी एक डोनेट करेगा, लिथियम की वो भी एक डोनेट करेगा। तो जो सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, ऐसा ही है ना। तो ये बेसिकली पॉइंट था वहाँ यहाँ बताने का। अब बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं। अब ये 7-8 हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनको अगर पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे ना, तो ऊपर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है। अब गौर से सुने, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज। टोटल ग्रुप जो है अपने ये हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, वो टोटल कितने हैं, वो हैं जी 7। उसके बाद
उसके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं उनकी भी बात की गई है। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, 2 ही हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ द 8 एलिमेंट ईच, दोनों में 8 हैं, यानी कि दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच, फोर्थ में भी 18 है, 15 में भी 18 है। सिक्स्थ पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स वाइल सेवन्थ पीरियड हैज़ 23 एलिमेंट एंड इज़ इनकम्प्लीट। वैसे एक बात याद रखिएगा आप यहाँ पे, नेक्स्ट वालों में 32 एलिमेंट्स होते हैं, पर एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि जो आखिरी वाला हमारे पास वो है ना पीरियड, वो अभी इनकम्प्लीट है, यानी कि हो सकता है कोई एलिमेंट और डिस्कवर हो। उसके बाद कहते हैं एलिमेंट ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये हम बात कर चुके हैं कि क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ये हो गई अभी तक बात हमारी फीचर्स में पीरियड्स की। अब बात करते हैं हम ग्रुप्स की। वो कहते हैं देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल नंबर 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। 1 से 18 तक होते हैं, टोटल 18 हैं, और वो क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है। उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। उसके अलावा ईच एलिमेंट आर क्लासीफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। अब हमारे पास एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब जो ये है ना ब्लॉक्स की जो क्लासिफिकेशन है, या जो क्लासिफिकेशन ही कह लें आप इसको, 4 जो बनाए हैं, असल में 4 सब शेल होते हैं, S, P, D, F। ये दूसरे चैप्टर की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, तीसरे में 10, यानी कि 4 का ऐड करते जाओ, तो ये हमारे पास लास्ट F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खैर ये तो हमारा कोई टॉपिक है नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी भी एलिमेंट का आखिरी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन S में आ गया सब शेल में, तो वो S ब्लॉक में होगा। अगर P में आ गया वो P ब्लॉक में होगा। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन D सब शेल में आ गया तो वो D ब्लॉक में होगा। इसी तरह से अगर F में आ गया तो वो F ब्लॉक का हिस्सा होगा। तो अब हम आपको ज़ियारत कराते हैं जी बच्चों पीरियोडिक टेबल की। ये पीरियोडिक टेबल है, बड़ा ही आपका जो समझ लें कि ये एक केमिस्ट्री का तावीज़ है। अब गौर से सुने बच्चे, इस पर कुछ थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। देखें, ये वाला एक ऐसे, ये दूसरा, ये ग्रुप है, ये तीसरा ऐसे, इसके ऊपर नंबर दिए, यहाँ तक ये 18 ग्रुप बनते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके अलावा ये हो गए ग्रुप्स, और अगर हम ऐसे बात करेंगे इस तरह से, ये बनते हैं पीरियड्स। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं? टोटल पीरियड्स हैं 7, ग्रुप कितने हैं? 18। तो 18 हमारे पास हो गए ग्रुप्स और 7 हो गए पीरियड्स। जब ऊपर से नीचे की बात करेंगे ना हम, ऐसे ऊपर से नीचे आने की बात करेंगे हम, तो जब कॉलम्स की बात होगी, जब ग्रुप्स की बात होगी, ऐसे ये ग्रुप्स हैं, जब ग्रुप्स की बात होगी ना, तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती रहेंगी। मैंने इनकी बात की थी, देखें ये लिखा हुआ है, ये लिथियम लिखा हुआ है, ये जो है सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, हमारे पास सीजियम है, फ्रांसियम है। ये सारे अल्कली मेटल्स हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि इनके आखिरी यानी वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हमारे पास मैंने मैग्नीशियम भी बोला था अभी, उसके बाद ये कैल्शियम भी था, और इसके नीचे है स्ट्रोंशियम है। ये सारे एलिमेंट है। मैंने अभी इनकी एग्जांपल भी दी थी आपको कि देखें ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये 7th ग्रुप है, ये हैलोजेंस हैं। उसके अलावा ये नोबल गैसेस की जिक्र कर रहे थे हम अभी, के नोबल गैसेस होती हैं 8वें ग्रुप में। ये हैं जी वो नोबल गैसेस, कौन कौन सी हैं? वो हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है, और ये लास्ट, अच्छा ये वाले जो है ना, ये एंड वाले, ये बेसिकली जो है वो इनकी ज़्यादा बात नहीं होती है। ये जो हैं वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड किए गए हैं। ये ज़्यादातर जो है रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इनको ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं मोस्टली केसेस में, ओके। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना, ये अभी आगे भी और भी चीज़ें आएंगी। ये एक सीरीज़ होती है जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज़ बोलते हैं। ये एक सीरीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्टिनाइड सीरीज़। उसके अलावा मज़ेदार बातें मैं आपको बताता हूँ, और भी सुने गौर से बच्चों। ये जो पहला ग्रुप है ना, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इस वाले को, फर्स्ट को बोलते हैं अल्कली मेटल। मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको सही से शायद के अभी नज़र ना आ रहा हो, फिर आ जाए। देखें ये जो है, ये क्या है? ये हमारे पास है अल्कली मेटल। ये क्या है? इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। उसके बाद जितनी भी इस कलर में है ना, ये यहाँ से ऐसे, ये सारी, ये जो है ये ऐसे, ये जो है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इसी में हमारे पास जो है ये आ जाता है, ये जी ये गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये कॉपर पड़ा हुआ है, इसके आगे ये जिंक है, ये कोबाल्ट है, ये आयरन है, ठीक है। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। सबसे हैवी एलिमेंट ओस्मियम पड़ा हुआ है यहाँ पे, Hg मरकरी जिसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है, ये वो है। Fe जो है ये वो है जो मोस्टली आयरन जिसके हम लोहे का काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं।
उसके अलावा ये इनको कहते क्या हैं, इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ये हैं ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल हैं ये, याद रखिएगा। उसके बाद बेसिक मेटल है, ये वाली एल्यूमिनियम, जर्मीनियम जो है, एंडियम वगैरह, ये यहाँ तक ये सारी ये क्या हैं, ये बेसिक मेटल्स हो गई। उसके बाद जो है ना सेमीकंडक्टर्स हैं ये बच्चों, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, याद रखना ये सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरोन है, उसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये जो है एंटामनी है, ये क्या है, ये हमारे पास जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। और ये वाले वो हैं जिनसे कंप्यूटर की चिप वगैरह बनती है। ये सिलिकॉन वैली का आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन साहब जो है एलिमेंट जो है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद नॉन मेटल्स, थोड़े से नॉन मेटल्स हैं, बहुत ही थोड़े से, ये देखें यहाँ कोई 6-7 गिनती के निशान लगा के बताएं कि ये जी नॉन मेटल है। उसके अलावा खैर हैलोजेंस को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, पर आप इनको उन्होंने ये कहा है कि ये क्या है, नॉन मेटल्स हो गए हमारे पास, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इस तरह के एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास हैलोजेंस, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, इसको अब दोबारा कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये येलो रंग था ना उधर, अब येलो आ गया है। अब हमारे पास जी इसको ग्रीन रख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड लास्ट ग्रुप। और सेकंड लास्ट ग्रुप किस चीज़ का है, सेकंड लास्ट ग्रुप हमारे पास है बच्चों ये वाला जो ग्रुप है, ये है हमारे पास हैलोजेंस का, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये मैंने अभी बताया था। उसके बाद ये नोबल गैसेस का लास्ट वाला ग्रुप आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पहला ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, कौन कौन सा, हाइड्रोजन ये वाला पड़ा हुआ है और ये हीलियम पड़ा हुआ है। उसके बाद ये देखें, उसके बाद जो दूसरा और तीसरा ग्रुप था ना, ये अब मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। देखें ये पहला ग्रुप है, सही है। उसके बाद ये सॉरी ग्रुप नहीं है, ये इस तरह से करेंगे तो पीरियड्स है, अगर इस तरह से बात करेंगे हम लेफ्ट टू राइट तो पीरियड्स है। ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवां, ये छठवां और ये सातवां। इनको ना मानिएगा, ये यहाँ से निकल के आई है सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ यहाँ से निकल के आई है, तो इसको आपने माइंड में रखना। ये मतलब अलग से नहीं है, इन्हीं का हिस्सा है। मैं दोबारा बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आई है ये सीरीज़ और ये सीरीज़ यहाँ से आई है, तो ये अलग नहीं है, इन्हीं का हिस्सा है। तो मोटी मोटी बातें तो हो गई। उसके अलावा 1-2 बातें और भी बता देता हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग सी। ये जो है ना यहाँ तक, ये जो पहले 2 ग्रुप हैं, ये एस ब्लॉक है, यहाँ से लेके ये इस तरफ वाले ये जो है पी, जो है ये है पी ब्लॉक है, ये एस था पहले वाला, ये पी है, ये वाला जो है ना ये यहाँ तक ये डी ब्लॉक है, और जो लास्ट पे 2 हैं लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ वो एफ ब्लॉक है। तो ये SPDF जो हमारे पास जो सब शेल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाती है ना, वो भी मैंने आपको हल्की सी आइडिया दे दिया। अभी आप देखते आगे देखते जाएंगे। अब ब्लॉक की बात हो गई थी। ब्लॉक किस चीज़ पर डिपेंड करता है या कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सबशेल एलिमेंट विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर रेफर्ड एज द, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, यानी कि अगर जितने भी एलिमेंट जिनका सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल के अंदर है ना, एस के अंदर है, तो वो सारे एस ब्लॉक में। अगर सबका पी के अंदर है तो सारे पी के अंदर। उसके बाद अगर सबका डी के अंदर है आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी के अंदर, और एफ के अंदर है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबशेल के अंदर है तो सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं जिनका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के अंदर है तो उनको हम एफ ब्लॉक में रख लेंगे। ये कह रहे हैं डी में है तो डी ब्लॉक में, पी में है तो पी ब्लॉक में रख लेंगे। उसके अलावा उसने एग्जांपल भी दी है, हमने मेरी बात कर दी है कि कौन सा कहाँ पे होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले 2 अगर इसको जो है इन दोनों की बात की जाएगी, ग्रुप 1 की और 2 की, ये हमारे पास मिल के बनाएंगे जो है एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है। ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला, ये लास्ट वाले मतलब जो है वो 6 ग्रुप मिलके यहाँ तक इस लाइन तक ये बनाएंगे हमारे पास पी ब्लॉक, ठीक है। और उसके अलावा ये जो ग्रुप्स हैं आखिरी 2 लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ को निकाल के जो दरमियान के ग्रुप हैं ये बनाते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। इनको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं बच्चों। ये हो गया डी ब्लॉक। और जो लास्ट पे 2 लाइंस बची हैं, जो लास्ट पे जो 2 सीरीज़ हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये एफ ब्लॉक हैं। तो बच्चों ये ब्लॉक के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में मोटी मोटी कुछ बातें पता चल गई होंगी। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। इधर उसने ये भी बताया, देखें ये एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था, ये एफ ब्लॉक था। इसको आप उधर फिट करोगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो यही चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट आगे कुछ चीज़ है, वो कहते हैं कि जो ये थे ना, चेंज कॉमन मेटल इनटू द गोल्ड एंड द सेकंड। अच्छा, पहले जो केमिस्ट्री के शुरू में ना जब इसका नाम अल्केमी था, तो तब जो हमारे पास इसका पर्पस था ना, इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे जस्ट। फर्स्ट ठीक है, किसी तरीके से दूसरी मेटल्स को यूज़ करके हम गोल्ड बना लें, क्योंकि गोल्ड काफ़ी कीमती थी, सोना बड़ा कीमती होता है, तो उसका ज़्यादा ट्रेंड था कि किसी तरीके से सोना बना लिया जाए। और दूसरे नंबर पर कि हर डिजीज़ का ना वो निकाल लिया जाए, बेसिकली क्या कहते हैं उसको, इलाज। या आप इसको अगर ज़्यादा ही उस सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वो चाहते थे कि जो इस फील्ड के लोग थे वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से बंदा जो है ना वो मरे ही ना, कभी ज़िंदा ही रहे, अमर हो जाए।
ठीक है, और कोई इस तरह की चीज़, कोई आब हयात टाइप चीज़ मिल जाए, और पहले नंबर पे कि गोल्ड बना लिया जाए, दूसरे नंबर पे कोई आब हयात की तलाश कर ली जाए। तो उस बारे में ये बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। केमिस्ट्री की आप कह लें कि बेस तो वही है, बाद में नाम चेंज हो गया तो अलग बात है, वरना काम तो मिलते जुलते ही थे। और फिर लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेटल्स को मिक्स करके गोल्ड बना लिया गया हो, या हमें कभी आब हयात मिल गया हो। ये मिला तो नहीं, पर वहाँ से कम केमिस्ट्री की शुरुआत ज़रूर हो गई। और उसके बाद केमिस्ट्री आज की डेट में आप सब जानते हैं एक प्रॉपर ब्रांच है, और केमिस्ट्री को सब लोग पढ़ते हैं एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे। अब पीरियड्स की बात करते हैं बच्चों थोड़ी डिटेल के अंदर। वो कहते हैं फर्स्ट पीरियड जो है हमारे पास वो जो है वो शॉर्ट पीरियड है। उसके बाद इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड हमारे पास नॉर्मल पीरियड्स हैं, और उनमें 8 एलिमेंट हैं। सेकंड पीरियड में जो है ना एलिमेंट, उनके नाम भी उसने बताए हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और एंड होता है वो नियोन के ऊपर। फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट के अंदर वो उनको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, और उनके अंदर 18 एलिमेंट है। दोनों के अंदर कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ जो पीरियड है वो वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। अब वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब सबसे लेंथी यही है, लास्ट वाले 2। और इन दीज पीरियड्स एटॉमिक नंबर फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम। हाँ, वो जो नीचे आपको 2 लाइन नज़र आ रही थी ना, लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टेनाइड सीरीज़, वो बेसिकली जो है ना वो जो उनको वहाँ पे अरेंज किया गया है नीचे पीरियोडिक टेबल के, उसकी वजह है कि वहाँ स्पेस की मेंटेनेंस की गई है, ताकि एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ सके हमारा पीरियोडिक टेबल, देखने में अच्छा लगे। वरना तो हम कम से कम 2 पेज चाहिए इनको उसके अंदर दरमियान में रखें ना, इनकी जगह पर एडजस्ट करने के लिए, तो अच्छा है वो अभी देखने में हमारा पीरियोडिक टेबल खूबसूरत लगता है। दीज 2 सीरीज वर द प्लेस द सेपरेटली बिलो द नॉर्मल पीरियड। हाँ, इनको नीचे रखा गया है। उसके बाद वो कहते हैं 2 सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द लेंथनम और एक्टिनियम, यहाँ से वो शुरू होती है सीरीज़। ये तो पहले यानी कि 57 एटॉमिक नंबर और 89 एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़। उसके बाद कहते हैं ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद द अल्कली मेटल्स एंड विद द नोबल गैसेस। मैं इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ ये क्या बात कर रहा है, और उसके साथ में आपको एक दफ़ा दोबारा जो है वो दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल उसमें क्या कह रहा है। वो देखें, इन 2 की बात कर रहा है वो कि ये और ये जो 2 सीरीज़ है ना हमारे पास लास्ट पर, इनको हमने यहाँ से निकाल कर इन 2 जगह पे निकाल के नीचे रख लिया ताकि एक अच्छा लगे। अगर आप सोचें कि ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से उठा के मैं यहाँ से उठा के यहाँ फिट कर दूँ, तो ये एलिमेंट तो कितने आगे चले जाएंगे, है ना, तो फिर ये इसकी कोई शक्ल सही नहीं बनेगी। इसलिए वो कहते हैं कि हमने इनको अलग से नीचे प्लेस दे दी है, यहाँ पे इनको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया है। खैर ये एक जब मोस्टली हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं ना, पीरियोडिक टेबल की डिफेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम उसमें इसको काउंट करते हैं कि यार इनकी प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई है, तो ये एक डिफेक्ट के तौर पे माना जाता है। पर मेरा ख्याल है कि इनको, बल्कि आपका भी ख्याल यही होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, अगर इनको यहाँ पे रखें तो ये बहुत लेंथी चली जाएंगी ना, आगे चीज़ें चली जाएंगी, ये इसके नीचे नहीं आ पाएगा, ये इसके नीचे नहीं आ पाएगा, वो काफ़ी काम ख़राब हो जाएगा। तो जिस शक्ल में भी लिखा हुआ है इसमें इंप्रूवमेंट ज़रूर हो सकती है, पर अभी के लिए ये ठीक है। आगे इन फ्यूचर इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएंगी, लोग और आएंगे तो वो एक्सेप्टेड है, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। पर अभी के लिए ये कम से कम यहाँ रखने से बेहतर है जहाँ भी इसको रखा हुआ है सीरीज़ को, लेंथेनाइड को और एक्टेनाइड को। उसके बाद उसने ये बात की है कि हमारे पास पहले पीरियड को निकाल के वो हाइड्रोजन से शुरू होता है। हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है। वैसे हाइड्रोजन की प्लेस के ऊपर भी एतराज़ात हैं कि ये हेलोजन के साथ भी फिट हो जाता है, और उनके साथ इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके साथ फिट नहीं भी हो सकता। ये अल्कली मेटल के साथ फिट भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि ये इनके साथ फिक्स जो है वो फिट नहीं भी हो सकता। तो इसकी प्लेस के ऊपर भी झगड़ा है, जो है वो कहते हैं कि ये इसकी प्लेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सही नहीं है। ये बेसिकली देखें ना, ये अल्कली मेटल के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अल्कली मेटल तो नहीं है ना, ये तो मेटल है भी नहीं, तो ये क्यों रखा हुआ है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। खैर उसको छोड़ें, अभी के लिए हम ये कह रहे थे कि सारे के सारे ये दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, 5वां, 6वां, 7वां, ये सारे किस से शुरू होते हैं? इनसे। और ये क्या है? अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल से शुरू होते हैं और जाते जाते एंड पर ख़त्म किस पर होते हैं? लास्ट पर ख़त्म होते हैं नोबल गैसेस पर। तो ये बात कर रहा था वो कि ये पहले पीरियड को निकाल के सारे के सारे पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होते हैं और नोबल गैसेस पर जाकर ख़त्म होते हैं। उसके बाद वो जो है हमारे पास आ जाते हैं कुछ ये यहाँ इसने समरी दे दी है, बड़ी अच्छी है। इस समरी को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने इसको मार्क किया है क्योंकि इससे आपके सारा जो है कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, 2 एलिमेंट है टोटल। दूसरे और तीसरे को नॉर्मल, उसमें 8-8 एलिमेंट है। चौथे और पांचवें को लॉन्ग पीरियड, 18-18 एलिमेंट है।
6वें और 7वें को वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। अब आगे बच्चों आ जाते हैं हम। अच्छा वैसे ये बात भी नोट कर लीजिएगा कि जो आखिरी वाला हमारे पास वो है ना पीरियड, वो इनकम्प्लीट है, उसमें नई डिस्कवरीज हो सकती हैं। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, आगे सीजियम है एंड फ्रांसियम है। ये पहला ग्रुप है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप डू नॉट हैव continuously increasing atomic number yet they have similar electronic configuration in their valence shell। हाँ मतलब ऊपर से नीचे कोई ख़ास तरतीब के साथ रेगुलरली एटॉमिक नंबर में इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, जंप हो रहे होते हैं उसके अंदर। पहले जो है 3, पहले वाले का जो है ना फर्स्ट हाइड्रोजन का, फिर 3 है लिथियम का, उसके बाद 11 है सोडियम का, 19 है पोटाशियम का, उसके बाद यहाँ पे जो जंप आना है ना वो 18 का आना है, फिर एक 32 का जंप आना है। तो इस तरह से कोई ख़ास इनकी तरतीब है नहीं एटॉमिक नंबर की इंक्रीज़ होने की। बट एक चीज़ जो ख़ास है वो ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल की सिमिलर है, और जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। और यही वजह है कि इन एलिमेंट्स का जो ग्रुप है ना उसको एक फैमिली बोल दिया जाता है। उसके बाद द ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal elements। In the normal elements all the inner shells are completely filled with electrons, only the outermost shell are incomplete। ये आप बात याद रखिएगा बच्चों, आपने 9th के लेवल तक ना मोस्टली फर्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। और ये जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इनमें वो बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये याद रखें। ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा बाकी सब में जो इनर शेल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो हम वैलेंस शेल के ऊपर फोकस करते हैं, उसी को ऑक्टेट रूल के ज़रिए या उनको कंप्लीट करवा के हम एटम की स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में थोड़ा डिफरेंस है, उसकी फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं आज कोई एक्सेप्शंस की या वेरिएशंस की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं पीरियोडिक टेबल की जनरली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगा हूँ। अब बेसिकली मैं आज आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये भी गौर से सुन लें, काफ़ी शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो और जिनको पहली दफ़ा पता लगेगा वो इससे जो है उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये फैक्ट। बच्चों याद रखिएगा अब जो मैं बात करने लगा हूँ उसको मैं पहले बता देता हूँ। 9th के लिए मैं बात करने लगा हूँ। 9th के लिए जो चीज़ें आपने पढ़नी है ना, 9th के लिए पहला ग्रुप ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, 6वां है, 7वां है, ये 8वां है। अगर वैसे गिनोगे तो देखें ना, ये फर्स्ट बना, सेकंड, ये 8वां नहीं है 18वां बनता है, ठीक है, 7वां नहीं 17वां बनता है, ये 6 वाला नहीं 16 वाला बनता है। बट हमने ना 9th क्लास के लिए ये टॉपिक नहीं पढ़ने या ये वाले जो है ना ग्रुप्स नहीं पढ़ने हैं। तो आप समझ के चलें कि ये ग्रुप्स आपके नहीं हैं। आपने फिर इनके ऊपर जब जंप करना है तो आपका क्या आएगा, पहला ये, दूसरा ये, उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये ग्रुप आपने पढ़ने हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था 8 हैं कि 18 हैं वो देख लेंगे, हम पढ़ेंगे 8 को पर लिखेंगे 18 ही। अब देखें बच्चों, इनकी जब मैं बात करता हूँ इनकी इन यानी कि ग्रुप्स के, तो इनके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे जैसे अब ये 1 है, यहाँ पे मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, ये पीरियड 1 है, ठीक है, और उसके नीचे 2 है, फिर 3 है, इसी तरह से ये चलता जाएगा। और टोटल कितने पीरियड्स आ जाएंगे हमारे पास, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 7 पीरियड्स हैं टोटल। और ग्रुप कितने हैं टोटल, 18 हैं। हम पढ़ेंगे कितने, 8 को पढ़ेंगे। बच्चों याद रखिएगा, जितना किसी भी जो एलिमेंट, ऐसे याद रखें, जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा ना उसमें उतने ही शेल होंगे। हाइड्रोजन में 1 शेल होगा, हीलियम में 1 शेल होगा, क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड में है। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है ना, उन सब एलिमेंट के अंदर 2 जो है शेल होंगे। तीसरे पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके 3 शेल होंगे। चौथे पीरियड में 4 शेल होंगे, ये आपने याद रखना है। 5वें पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके 5 शेल होंगे। 6वें पीरियड में 6 शेल होंगे और 7वें पीरियड में 7 शेल होंगे, और मैक्सिमम 7 शेल हो सकते हैं। ये आपने याद रखना है बच्चों। एक फैक्ट पता चला आपको, वो क्या है कि मतलब ऐसे याद रखो इसको, जितना किसी का पीरियड नंबर है उतने ही उसके अंदर शेल हैं। या मैं आपसे कहता हूँ जो Na है ना, उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, 1 शेल है, 2 शेल हैं, 3 शेल हैं टोटल उसके अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरे पीरियड का एलिमेंट है ये, याद रखना बच्चों। अगर मैं कहता हूँ एक एलिमेंट है बच्चों, उसके में ना टोटल 4 पीरियड है, बताओ वो किस एक एलिमेंट है उसके 4 शेल हैं, बताओ वो किस पीरियड का एलिमेंट है, तो वो चौथे पीरियड का एलिमेंट है। 5 शेल है तो 5वें पीरियड का जो है वो एलिमेंट है। अब ग्रुप में भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बच्चों, याद रखिएगा
किसी भी एटम के अंदर जो ग्रुप नंबर होता है ना, ये ऊपर से नीचे ये जो ग्रुप है, यानी कि पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 हमने जो पढ़ने उन तक, वो जो ग्रुप होता है ना, जो ग्रुप का नंबर है उतने उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना। जैसे अभी ये है ना हमारे पास, ये लेट कर लेते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर 2 है, तो मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैं कहता हूँ न्यूक्लियस हो गया, 12 इसमें होते हैं टोटल, एटॉमिक नंबर 12 है, यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगले शेल की, अगले शेल में आगे 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 10। तीसरे शेल में कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए ना बच्चों, क्यों? क्योंकि 12 करने पूरे। तो मैग्नीशियम किस उसमें लाई करता है ग्रुप में? दूसरे ग्रुप में है, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अच्छा, इसी को मैं अभी एल्यूमिनियम का बना देता हूँ। एल्यूमिनियम किस ग्रुप में है? देखें ये एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है, ये 13 वाला, तो एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 3 ही होते हैं। अब आपको पता है ना, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, तो तीसरे में 3 आएंगे ना, 13 पूरे करने के लिए। तो ये 2 पहले के, 8 दूसरे के 10, और आखिरी के 3, 13 पूरे हो गए। तो देख लें जितना उसका ग्रुप नंबर है उतनी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अपनी जो मैंने आपको अभी फैक्ट बताया है, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा बच्चों। किसी भी एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, एटम कह लें, एलिमेंट कह लें, किसी भी एटम के जितने शेल होंगे उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा। जितने किसी भी एटम के अंदर आखिरी यानी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। बच्चों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं और इनकी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास पहले वाले जो है ना जो ग्रुप के जितने भी वो हैं एलिमेंट्स, उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तीसरे वाले को बोरोन फैमिली, चौथे वाले को कार्बन फैमिली, पांचवें वाले को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, छठवें वाले को ऑक्सीजन फैमिली, सातवें वाले को हैलोजन, और आठवें वाले को नोबल गैसेस। यानी कि जो हमने ग्रुप्स पढ़ने हैं ना, उनके अंदर हमारे पास उन फैमिलीज़ के नेम हमने रख दिए। वैसे तो फैमिलीज़ मतलब हमने रखे, पहले से रखे हुए हैं, तो हमने पढ़ने ये हैं। कौन कौन से मैं दोबारा बताता हूँ। देखें पहले वाले को ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? इस ग्रुप को हमने बोलना है, ये है हमारे पास, ये वाला जो ग्रुप है वो है अल्कली मेटल। सेकंड वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड वाला, पहला एलिमेंट क्या है थर्ड का? बोरोन, तो बोरोन फैमिली हो गई। तीसरे वाली कार्बन फैमिली, चौथी वाली नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरह से ना बच्चों, अब ये तीसरी वाली जो थी हमारे पास बोरोन फैमिली, चौथी कार्बन फैमिली, पाँचवीं नाइट्रोजन फैमिली, छवीं ऑक्सीजन की फैमिली, सातवीं फ्लोरीन की फैमिली नहीं, हैलोजेंस। याद रखना इस चीज़ को। तो जो सातवां हमारे पास ग्रुप है वो हैलोजेंस, और आठवां नोबल गैसेस। तो ये इनकी फैमिलीज़ के नेम हो गए बच्चों, आपने ये भी याद रख लेने हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये जो है थोड़ा सी वो देख लें कि जो हम आतिशबाजी करते हैं या होती है जो, और फायर वर्क्स वगैरह जो होते हैं, उनमें जो कलर आ रहे होते हैं ना डिफरेंट, वो किस किस एलिमेंट की वजह से होते हैं वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अभी आगे चलता हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वरना, अभी तो बहुत से टॉपिक रहते हैं। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। बच्चों एक चीज़ याद रखें, एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है। और फिर जो इतनी छोटी चीज़ें उसकी बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक रेडियस कितना है, साइज़ कितना है, कितना बड़ा है उसका, जो है ये सरकमफेरेंस क्या है, या जो भी स्फीयर है तो उसकी बाउंड्रीज कहाँ पे हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ना जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि एक जैसे एलिमेंट लें, फॉर एग्जाम्पल ये भी कार्बन ले लें, ये भी कार्बन ले लें, दोनों को पास पास रखें, यानी कि उनको क्या कर दे, उनको बॉन्ड बना दे उनके दरमियान, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे ना, तो अब उनकी बाउंड्रीज टच हो रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना आपको? बॉन्डेड एटम्स क्यों होते हैं? क्योंकि अकेले की तो बाउंड्री फिक्स नहीं है, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो दोनों के न्यूक्लियस हमें पता है, हम न्यूक्लियस दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास रेडियस निकल आएगा। बच्चों याद रखना, रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है उसको रेडियस बोलते हैं। ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये सारी की सारी ये वाली ये रेडियस ही है, ठीक है बच्चों। लेकिन आपने रेडियस जो फाइंड करना है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों न्यूक्लियस को जोड़ दिया मैंने। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? ये दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, लेकिन ये दोनों रेडियस सेम है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये दोनों कार्बन के एटम्स है ना, कार्बन कार्बन सेम। ओके, जब ये दोनों रेडियस सेम है तो इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस तक का जो फासला है वो जो भी आता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन के केस में 54 आता है। पिकोमीटर इसका ऐसा यूनिट है, याद रखना, यानी कि पिकोमीटर बहुत छोटा यूनिट है।
बहुत छोटा यूनिट है। तो क्योंकि साइज़ ही बहुत छोटा है ना इसका, तो अब जो है ना इन दोनों के दरमियान जब हमने मेजर किया ना, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस निकला वो 154 पिकोमीटर निकला। मतलब 2 रेडियस, हमने एक रेडियस निकालना, 2 से डिवाइड किया, जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 77। तो 77 बेसिकली रेडियस है कार्बन के एटम का, पिकोमीटर उसका यूनिट है। तो कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब पता चला हाफ क्यों, क्योंकि हमने तो एक एटम का निकालना है, तो इसको हाफ कर देंगे तो इस एटम का रेडियस निकल आएगा, या उधर वाले का भी इसी तरह से, क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल होंगे, क्योंकि एटम की सेम टाइप के एटम है। क्योंकि वो कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम या ऑफ द एटम। ओके ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि एग्जाम्पल में आपने लिखना है। अच्छा, कोई भी एग्जाम्पल आप जब कोई भी डेफिनेशन आप लिख रहे हो ना, प्लीज़ उसके साथ उसकी एग्जाम्पल लाजमी लिखा करें, ताकि आपको 2 नंबर जो है ना मिल सकें। इसी तरह से आप क्या करें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और बायो में एग्जाम्पल्स कम होती हैं, अगर हैं तो लाजमी दें। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों व्हेन वी मूव। अब जो है ना, जो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लेना है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो बाकी के जो अगले 4 टॉपिक है ना वो आपके लिए हलवा बन जाएंगे। उनमें ट्रेंड का तो आपको मसला नहीं रहना। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी इसके ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके ये इधर एंड हो रहा है, शुरू यहाँ से हो रहा है, इस लाइन को याद कर लें। ये 5 दफ़ा मैं यूज़ करवाऊँगा 5 क्वेश्चंस में। वो 5 लॉन्ग आते तो आपने यही लिखना है उनके ट्रेंड में। बस मैं पहले इसको समझते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज होता है ग्रेजुअली। अब क्यों डिक्रीज होता है, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब उसने उसकी वजह बताई है। इट इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, हमें पता है जैसे जैसे हम इस तरह से ग्रुप में जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जैसे मैं सेकंड ग्रुप की एग्जांपल लेता हूं, तो अगर वो लिथियम 3 से शुरू होता है, फिर वो आएगा 4 पर, फिर वो आएगा 5 एटॉमिक नंबर, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, यानी कि हमारे पास वो आ जाएगा नोबल गैसेस की तरफ। अब हमारे पास ये एटॉमिक नंबर्स हैं, दरमियान वाले जो हैं 3 से 12 उनको छोड़ देते होते हैं। ओके हमें नज़र आ रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। आप अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल निकाल के रखें, चाहे आप मैच कर लें, तो वो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन मैंने बताया था आपको ये ट्रिक, या मैं ये फैक्ट, ट्रिक नहीं है ये फैक्ट है, मैं बता चुका हूँ। इसका जो है ग्रुप नंबर क्या है 2, और 2 के अंदर शेल 2 ही रहेंगे, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो, और चाहे 6 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन हो। ग्रुप 2 के अंदर ही एडजस्ट होने हैं वो, ये याद रखना आप। ओके 2 बातें हो गई। अब हमारे पास वो कहते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है पीरियड के अंदर, बात ठीक है बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ द मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, बट ऑन द अदर हैंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल। आखिरी शेल 2 से 3 नहीं होंगे, शेल 2 ही रहेंगे, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, ये मैं समझाता हूँ कि क्या बात कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव फोर्स कैसे बढ़ेगी, मैं ये भी समझाऊंगा। 1 मिनट रुकें बस, मुझे कंप्लीट करने दें। शेल डू नॉट इंक्रीज, शेल नहीं बढ़ते हैं, शेल फिक्स रहते हैं। अगर तीसरा पीरियड होता ना, यहाँ पे अगर मैं 11 वाला लिख दूँ, यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, आर्गोन तक चले गए हम, तो हमारे पास इन सब के अंदर शेल 3 ही होंगे, याद रखना आप, शेल इंक्रीज नहीं होने वाले। ठीक है, अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने एडजस्ट करने हैं वो भी 3 शेल में करने हैं, 14 करने हैं वो भी 3 में करने हैं, 17 करने हैं वो भी 3 में ही एडजस्ट करने हैं, 18 हैं तो वो भी 3 में एडजस्ट करने हैं। और एडजस्ट कैसे होंगे, पहले शेल में हमेशा 2, दूसरे में हमेशा 8, और तीसरे में जो बच गए वो सारे। और अगर 2 हैं तो पहले में हमेशा 2, और जो बच गए वो दूसरे वाले में। और पहले की जो शेल की कैपेसिटी है वो 2 होती है, दूसरे की 8 होती है, तीसरे की 18 होती है। और शेल की कैपेसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला 2n² होता है, n यहाँ पे शेल का नंबर होता है। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों हमारे पास जो बात है वो ये है, अब गौर से सुनिएगा प्लीज़, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखें हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसके बाद ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सही तरीके से बना देता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये पहला शेल है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट शेल, ये वाला इसके ऊपर सेकंड शेल, इसके बाद ये वाला हमारे पास थर्ड शेल। अब हमने करना क्या है, थर्ड शेल के बारे में ज़्यादा बात होगी ना हमारी, तो अब गौर से सुनिएगा बच्चों। देखें
पहले वाले जो हमारे पास शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम बात कर चुके थे अभी कि पहले वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वो आएंगे 2, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाले में कितने आएंगे 8। अब जो तीसरा वाला है, अब गौर से सुने, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो टोटल हो गए 11, अंदर प्रोटॉन भी 11 हैं जो इनको अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ अब शेल तो जो बेसिकली ना शेल तो सेम रहेंगे ना, मैं कहता हूँ अभी 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, न्यूक्लियस इसको खींच रहा था, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर भी न्यूक्लियस खींचेगा क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 प्रोटॉन हो गए, जब 13 होंगे फिर भी खींच रहा है क्योंकि शेल नहीं बढ़ रहे तो ये पास नहीं आता जाएगा। आपको लगता नहीं है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। 14 हो गए फिर भी न्यूक्लियस ने और स्पीड से खींचना शुरू कर दिया, फिर 15 हो गए और ज़्यादा फोर्स हो गई, फिर उसके बाद अगर 16 हो गए और ज़्यादा फोर्स हो गई, 17 हो गए फोर्स और बढ़ गई, 18 हो गए फोर्स और बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे एटॉमिक जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस जो है ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। कि अब देखें ना बच्चे, ये आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि भाई जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर और हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, इनको भी इन 2 को भी खींचना है, उसने इस 8 को भी खींचना है, इस 1 को भी खींचना है, ठीक है। लेकिन हमने इधर एक शेल जो था ना, शेल तो सेम रहा पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, अब प्रोटॉन भी एक बढ़ा, वो इसको खींच रहा है, फिर इस तरह से एक और बढ़ाया, एक और बढ़ाया, अभी इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो बच्चे आई होप कि ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से आगे हमने चीज़ें कर रही जो है वो उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नहीं बोलो आप कि लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होना है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ग्रुप की, ये थी पीरियड की बात, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ नहीं, देखें ये एक जो है ना सेकंड पीरियड लिखा हुआ है। अब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये आखिरी शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा, इसमें 2 पड़े हैं, इसमें 3 पड़े हुए हैं, इसमें 4 पड़े हुए हैं, इस तरह से ये हैं। तो ये नहीं, ये जो लिथी, हाँ ठीक है मैंने सही बताया, ये ऐसे इस तरह से पड़े हुए हैं। तो अब इसमें करना क्या है हमने कि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और उससे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा, जब ज़्यादा स्ट्रांगली खींचा जाएगा आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को तो वो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप की, तो जब ग्रुप में हम बात करते हैं द साइज ऑफ एटम या रेडियस की बात कर लो, वो जो एटम अगर 1 से ज़्यादा हो तो रेडियाई बोलते हैं, न्यूक्लियस जैसे होता है ना, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई, रेडियस का रेडियाई, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, उसकी वजह क्या है, इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड विच डिक्रीज द न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने बताया था जब ग्रुप फर्स्ट होगा तो 1 शेल होगा, उसमें 2 होंगे, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 होंगे, नीचे आ रहे हैं ना हम, पीरियड नीचे आएंगे तो पीरियड, तो टोटल 7 पीरियड हैं, 7 स्टेप हम नीचे आ सकते हैं। तो जितने पीरियड्स नीचे आते जाएंगे उतने उसके अंदर क्या बढ़ते जाएंगे, शेल्स बढ़ते जाएंगे। जब शेल्स बढ़ते जाएंगे तो साइज भी तो बढ़ता जाएगा ना, बस यही बात कर रहा है, इसकी यही रीज़न है। और उसके अलावा जब शेल बढ़ते जाएंगे, आप खुद सोचें कि जब भाई जो शेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन भी तो दूर होता जा रहा है ना, तो जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो भी वीक होती जा रही है। तो ये आपने याद रख लेना बच्चों कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होने की वजह क्या है कि शेल ऐड होते जाते हैं, हर अगले पीरियड के अंदर 1 शेल और ऐड हो जाता है, 1 शेल और ऐड हो जाता है, तो इस वजह से वो हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे एक जो है चीज़ बताई हुई है कि द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक साइज़ एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज़ स्लाइटली वेरिएशन व्हेन द वी कंसीडर द सीरीज इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस। अच्छा ये ना भाई वेरिएशन, ये डिफरेंट है, यानी कि ये एक्सेप्शन बोल लो आप, हमने ट्रांजिशन मेटल को डिटेल में पढ़ना ही नहीं है तो इसलिए हम इनकी बात अभी नहीं करते हैं। जितनी मैंने आपको बातें बता दी आपने याद रखना है। अब आते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल of an atom reduce the nuclear charge felt by the electrons present in the outermost shell. The attraction of outer electrons towards nucleus is partially reduced because of presence of inner electron. तो वो कहते हैं कि जो भाई पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन पर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि
भाई हमारे पास लेट करके चलते हैं, सोडियम है तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो होना तो ये चाहिए कि एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हर शेल के, ऐसे ही है बच्चों, और सबको इक्वल फोर्स से खींचा जाना चाहिए। बट इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इतनी फोर्स नहीं लगती है जितनी फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगती है। तो उन फर्स्ट या इनर शेल बोलो, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगती है, तो वो जो फोर्स है वो कम हो जाती है। ये अभी तक बात हुई है। उसके बाद कहते हैं एज रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज विच इज कॉल्ड द जेफ। अब बेचारा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है हमारे पास न्यूक्लियस के, उसके न्यूक्लियस से जो सबसे दूर है वैलेंस शेल के अंदर, उस पे जो कम फोर्स लगती है वो कम एक्सपीरियंस कर पाता है न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियर चार्ज बोलो, न्यूक्लियर फोर्स बोलो, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, सारी बातें ठीक हैं। तो उसके अलावा इसको जेफ बोलते हैं बेसिकली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कम हो जाता है ना आखिरी शेल के लिए, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाता है अंदर वाले शेल्स की वजह से, अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिर वो कहते हैं अब शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, वो क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स present in the inner shell screen or shield the फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं ये रोकते हैं न्यूक्लियस की फोर्स को आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन तक जाने से, या उसको कम करते हैं, वो हम पढ़ चुके थे। तो इसलिए इस सारे फिनोमिना को क्या कहते हैं, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के लिए कम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, इस सारे फिनोमिना को, ये जो कम होने का, ये जो शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ये, या जो ये स्क्रीन कर ये रोक रहे हैं जो, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे कि ये शील्डिंग इफेक्ट है। यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस का अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कम लगाना, इसको क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियड में जब हम जो है नहीं डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, हाँ ग्रुप तो ऊपर से नीचे होता है ना, ऊपर से जब नीचे हम आएंगे, ठीक है, तो वो जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होने की वजह मैंने पहले बताई थी, वही लिखेंगे हम जो वहाँ लिखी थी कि ऊपर से जब नीचे आएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। रिजल्ट क्या बनेगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन पर और कम होती जाएगी, जितने शेल बढ़ते जाएंगे उससे मजीद कम 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 होती जाएगी, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा फोर्स को वो रोक पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम जाएं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर, तो उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ना तो शेल बढ़ेंगे ना ही एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बल्कि उल्ट होगा, शेल सेम रहेंगे और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। यानी कि डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और पास पास आते जाएंगे। जब न्यूक्लियस के पास पास आएंगे तो उनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी ना, जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम फोर्स रोक पाए, कम शील्ड प्रोवाइड कर पाए, तो उनको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो गई, मतलब उनसे ज़्यादा नहीं, एज कंपेयर टू वो जो था उस तरफ वाले इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड वाले। तो जैसे हम राइट पे जाते जाएंगे ना, यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके कंपैरिजन में जो नोबल गैसेज हैं, जो हेलोजेंस हैं, उनमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, उनमें शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कम शील्ड कर पाते हैं। ये किस चीज़ को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर। बच्चों गौर से सुने, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, अच्छा बच्चों पहले मैं आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी पढ़ाऊंगा, और तीनों का फिर मैंने प्रॉपर डिफरेंस भी बताया है, और फिर मैंने पांचों टॉपिक्स को इकट्ठा करके इनका ट्रेंड बताया है ग्रुप में और पीरियड में। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपको और चीज़ें इसमें मिलेंगी। वो कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो कहते हैं जो एक गैस की हालत में एटम है, उसमें जो आखिरी शेल के अंदर सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है, और निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी अंदर आएगी एटम में, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर गया एनर्जी अंदर आई। इसी तरह से अफिनिटी में उल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा एनर्जी बाहर जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जो एटम को रिक्वायर्ड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अफिनिटी वो होती है जो वो रिलीज करता है। खैर आगे बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इंक्रीजेज। इसके बारे में आई थिंक हम लास्ट चैप्टर में बात करेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों,
तो वो हम उस पर बात करेंगे तब। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि आयनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि एक सबसे जो लूजली बाउंड एटम है, गैस का एटम है, उसको निकालना है और निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए उसकी जो अमाउंट है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए हमें चाहिए कितनी एनर्जी, 496 किलो जूल पर मोल, ये हमें एनर्जी चाहिए सोडियम के एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप ये पॉइंट भी याद रखें कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एटम में से तो वो क्या बन जाता है, कैटाइन बन जाता है। ओके, तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी के। इसका ट्रेंड जो है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल दे कैन बी रिमूव्ड 1 by 1। अच्छा, ये तो वो है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ पर डिटेल्स में नहीं गए हैं वो, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। पर आपने याद रख लेना है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होती है। वो कहते हैं इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीज होती है, वही वजह, यहाँ से याद ना करो, वहाँ मैंने जो निशान लगाए थे वो याद कर लो। क्यों कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली जो है फोर्स फील करते हैं किसकी, न्यूक्लियस की। इसकी वजह से जो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो जो वो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, वो वहाँ पर बढ़ती है, और जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की, किसके अंदर, पीरियड के अंदर। वही रीज़न लिखनी होती है सारी की सारी, कॉपी पेस्ट। अब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, कम एनर्जी चाहिए होगी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी वाले शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स पर कम होती है, जिसकी वजह से उनको निकालना आसान होता है, कम एनर्जी चाहिए होती है उनको निकालने के लिए। आई होप कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, ये उसके उल्ट है। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो कहते हैं गैस की हालत में जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम, वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है या एक्सेप्ट करना है वो हमेशा वैलेंस शेल में ही आएगा और वैलेंस शेल से ही जाएगा। डोनेट करना है, निकालना है तो भी वैलेंस शेल में से, एक्सेप्ट करना है, हासिल करना है, ऐड करना है वो भी वैलेंस शेल में ही। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, और वैसे ना आपको अगर जो वैल्यूज़ देखनी है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हैं जो उन्होंने फाइंड की हुई है एक्सपेरिमेंटली, तो वो वाकई पता चल रहा है कि इस तरफ जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रही है। अफिनिटी की बात में अभी करते हैं। अफिनिटी में आपने एग्जांपल याद कर लेनी है फ्लोरीन की, -328 किलो जूल पर मोल हमारे पास एनर्जी निकलती है। कब, जब एक फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। और वैसे एक चीज़ और भी याद रखें, अफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी ये, जब अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेगी। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे आया भी हुआ फ्लोरीन पर जब नेगेटिव चार्ज आता है, कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, आप एटम बोलो, कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनाइन बोलते हैं उसको। उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम जैसे आयनाइजेशन एनर्जी थी, ये भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। आप देख सकते हैं ये इस तरफ, यानी कि ये पीरियड के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह देख लो बच्चों। वो कहते हैं कि हमारे पास, वैसे बच्चों इसका ग्रुप में तो रैंडम, वैसे केमिस्ट्री में बच्चों याद रखना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। इसके ऊपर मैं आज की उसमें बात नहीं कर रहा हूँ पूरे लेक्चर में कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं, उनको छोड़ दें आप। मतलब कुछ डिफरेंट किस्म का बिहेवियर होता है कुछ एलिमेंट्स का दरमियान में से, तो उसको छोड़ें। बस ये याद रखें लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वो इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ होने की वजह सेम है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ती जाती है और वो उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज़। और शेल नहीं बढ़ते हैं, शेल सेम रहते हैं इस वजह से। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास अफिनिटी का ट्रेंड पीरियड में। जब ग्रुप में बात करेंगे ऊपर से नीचे तो उसका भी सेम ही है जो आयनाइजेशन का था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम
टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है भाई, इसलिए इंक्रीज करता है कि नए नए शेल्स ऐड होते हैं। ओके, नए नए शेल ऐड हो गए हैं तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा, उनसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, साइज और बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ता जाएगा तो उनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है हमने, उसके लिए जो एनर्जी निकालनी पड़ेगी वो कम निकालनी पड़ेगी। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हैं बच्चों। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपने अगर गौर किया है तो दो वर्ड यूज हुए हैं, एक हुआ है आइसोलेटेड का वर्ड यूज और एक यूज हुआ है यहाँ पे मॉलिक्यूल में अंदर जो है शेयर्ड पेयर का कह लें आप, या मॉलिक्यूल का वर्ड यूज हुआ है। पहले एक एटम था, गैस की हालत में था और आइसोलेटेड था वो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात हुई है। ये क्या बातें क्या हो रही हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से हिंट दिए हुए हैं उसने, उनको मैंने आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया है डिफरेंस के अंदर, आप बेफिक्र है मैं बताऊंगा। खैर, एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, अच्छा याद रखना मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बड़ा डिफरेंस, एक तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड होगा ना, बुक में बताया हुआ ये तो, जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, जब आयनिक कोई भी होगा जो बॉन्ड बनेगा तो वो आयनिक जो होता है वो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयर होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ जो खींचने की एबिलिटी, वो जो ताकत है अपनी तरफ उसको खींचने की, वो क्या है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कि वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ कि जो हमारे पास H2O होता है ना, बल्कि HCl की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये H है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, एक क्रॉस डॉट फॉर्मूला आप पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा आपने, तो उसमें पता चलेगा कि आपको एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर लो तो दूसरे वाले को क्रॉस से शो करो। तो अब ये जो है ना, ये एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ये जो अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी है, सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, ताकत है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये चौथे चैप्टर में यूज होगा पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और ये किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। अच्छा बच्चों, इसका भी ना मज़ेदार बात यह है कि ट्रेंड सेम ही है। क्या करती है ये, आयनाइजेशन एनर्जी वाला ही काम है इसका। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जब ये इंक्रीज होती है उसकी वजह भी वही है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अप टू डाउन डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने की वजह वही जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपको अब इन चीज़ों का पता चल गया है। और ये याद रखना, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ से मैं बताता हूँ, याद रखना हमेशा जब भी ट्रेंड लिखोगे तो आपने, अगर वो पीरियड की बात हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देना उसके अंदर, सही है। ये रीज़न है उसकी कि क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और जब ग्रुप की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ये ग्रुप में बताया हुआ है कि क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, अफिनिटी हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, ये सारी बातें इसमें वैलिड हैं। आप एक ही पैराग्राफ 4 टॉपिक में लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस में भी लिख सकते हैं, उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट में भी लिख सकते हैं, बल्कि 5 टॉपिक के अंदर, नेगेटिविटी में भी, अफिनिटी में भी, आयनाइजेशन एनर्जी में भी। और ये दूसरा पैराग्राफ जो ग्रुप के हवाले से है वो भी इन 5 में लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको अच्छे से याद कर लें, आपका कॉन्सेप्ट इजीली हो जाएगा। अब हम बात करने लगे हैं इन सब को प्रॉपरली एक दफ़ा देख लेते हैं हल्का हल्का सा कि क्या इनके वो हैं, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो गौर से सुन लें। एटॉमिक रेडियस जब पीरियड में जाएंगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि शेल नहीं बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, तो साइज़ छोटा होता जाएगा। ऊपर से नीचे ग्रुप में साइज़ बढ़ेगा क्योंकि नए नए शेल्स ऐड होते जाएंगे। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। उसके बाद डिक्रीज होने की वजह मैं पहले वाले पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी सेम, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और अप टू डाउन डिक्रीज होगी। इसी तरह से पीरियड के अंदर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज करेगी। वैलेंसी अप टू डाउन जाएंगे हम, या नहीं लेफ्ट राइट जाएंगे, पीरियड के अंदर जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, और जो ऊपर से नीचे आएंगे तो कांस्टेंट रहती है। ऊपर से नीचे बच्चे कांस्टेंट रहती है, जाहिर सी बात है कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं ना ग्रुप के अंदर, तो फिर वो निकालने भी या एक्सेप्ट भी उतने ही करने पड़ेंगे, तो वो कांस्टेंट है। नॉन मेटेलिक करैक्टर ये क्या होता है, ये पीरियड में इंक्रीज करता है,
और इधर डिक्रीज करता है ग्रुप में। लेकिन इसके ऑपोजिट है मेटेलिक करेक्टर। जब हम पीरियड में बात करेंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जो ग्रुप की बात करेंगे तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है अप टू डाउन। मेटेलिक करेक्टर का मतलब ये है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर आसानी से जो मेटल आसानी से बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है वो एक अच्छी मेटल है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल हो रही है तो वो बुरी मेटल है। बुरी मेटल नहीं, मतलब वो कह लो कि वो उसका मेटेलिक करेक्टर कम है, वो लेस मेटेलिक करेक्टर रखती है। उसके बाद इन तीनों का मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी किया है, एक दफ़ा वो भी देख लें आप। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों का डिफरेंस मैंने इकट्ठा करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए एक दफ़ा और ये रिपीट हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं जल्दी से इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अफिनिटी का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, उसके लिए जो हमें एनर्जी निकालनी है वो हमारे पास क्या है, अफिनिटी है। नेगेटिविटी क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल में ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनका यूनिट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है किलोजोल पर मोल, सेम होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का किलोजोल पर मोल। पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ना उसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो उसको मेजर किया जाता है पोलिंग यूनिट्स में। पोलिंग यूनिट्स में उसको मेजर किया जा सकता है पर उसका यूनिट कोई नहीं होता है। अब जो मज़ेदार बात यह है वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, या आपके लिए क्वांटिटेटिव है। ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी क्वांटिटेटिव है, पर ये क्वालिटेटिव है, ये जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और जो सबसे हाईएस्ट जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी वो हीलियम की है, और जो सबसे कम है वो है सीजियम की। दूसरी तरफ जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो है क्लोरीन की, और जो सबसे कम है वो है मरकरी की। मरकरी याद रखें, नियोन को रहने दें। उसके बाद मतलब मरकरी की सबसे कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो कितनी है, वो फ्लोरीन की होती है। आपने सबने पढ़ा भी होगा, फ्लोरीन की 4 होती है, आपको सबको पता होगा। और उसके साथ यूनिट कोई नहीं लगता है, मैं बता चुका हूँ कि कोई यूनिट नहीं होता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। लेकिन जो सबसे कम होती है वो सीजियम की होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके बाद पीरियड में सबका ट्रेंड सेम है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगी तीनों चीज़ें, और अप टू डाउन तीनों चीज़ें डिक्रीज करेंगी। ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी भी, अफिनिटी भी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज करेंगी। और ये आ गया हमारे पास लास्ट वाला कॉन्सेप्ट। आइसोलेटेड का मतलब है एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है ये। आयनाइजेशन एनर्जी एक सिंगल एटम का काम है, और ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी सिंगल एटम का काम है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक एटम ने निकालना है, एक्सेप्ट करना है तो एक एटम ने निकालना है, वो कैटायन या एनायन बन जाएगा। उसके बाद उनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होकर वो बाद में आयोनिक बॉन्ड बन सकता है, बनेगा, वो ठीक है। पर एक अकेला एटम निकालता होता है इलेक्ट्रॉन, या अकेला एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है। पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए एक एटम नहीं होता है बल्कि बॉन्डेड एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना होता है, और फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना होता है। तो आई होप कि बच्चों आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने मोटी मोटी सारी चीज़ें, बल्कि बारीक बारीक भी सारी डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया है। तो अगर आपका अभी भी कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है रिप्लाई कर सकूं, आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर इसी तरह के आप और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।